हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 90 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। सेट नंबर आपका है 4 दोस्तों। सेट नंबर आपका कौन सा है? तो दोस्तों आपका सेट 4 है दोस्तों। आप भाई बहनों से गुजारिश है, जो भाई बहन 1 से लेकर 3 तक नहीं देखेंगे, जाइए प्ले लिस्ट 1 से लेकर 3 देखिए। आपका वॉल्यूम सेट 2 है दोस्तों। वॉल्यूम प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 है, बुक है दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिए, क्योंकि आपके फायदे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए हम लोग ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। 40 क्वेश्चन ज्योग्राफी देखेंगे पहले, उसके बाद फिर 40 पॉलिटी देखेंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोला जा रहा है दोस्तों? कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है दोस्तों? वो आपका कौन सा है? फिर से देखिए, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है दोस्तों? ये आपका कर्क रेखा है दोस्तों। कौन सा? कर्क रेखा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है दोस्तों? अरेबिका कॉफ़ी आपका उगाया जाता है कर्नाटक में दोस्तों। कहाँ पे? कर्नाटक में दोस्तों। ये आपका इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, ये नहीं कि गलत से कुछ भी मार दीजिएगा। कर्नाटक में आपका अरेबिका कॉफ़ी उगाई जाती है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। तमिलनाडु तट पर अधिकांश वर्षा डैश और डैश के दौरान होती है। तो दोस्तों तमिलनाडु के तट पर अधिकतर वर्षा जो होती है अक्टूबर और नवंबर के दौरान होती है। आपका ऑप्शन सी होगा दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 चलते हैं। 74 में बोला जा रहा है, ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो दोस्तों हम लोग कैम्पोज के नाम से ब्राज़ील की घास को जानते हैं। किसके नाम से दोस्तों? कैम्पोज के नाम से। थोड़ा घास के बारे में जान लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। लानोस दोस्तों आपका वेनेजुला में पाया था। कहाँ पे दोस्तों? वेनेजुला में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अफ्रीका में दोस्तों उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहते हैं। अफ्रीका में सवाना। और देखिए अर्जेंटीना, उरुग्वे, अर्जेंटीना, ब्राज़ील स्थित शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को पंपास, शीतोष्णकटिबंधीय घास रहेगा तो पंपास हो जाएगा दोस्तों। लेकिन यहाँ उष्णकटिबंधीय घास का मैदान बोला है ब्राज़ील में, तो कंपोज होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन में हम लोग 75 देखते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 10% कृषि पर आधारित था दोस्तों। स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% जनसंख्या जो था कृषि पे ही आधारित था दोस्तों। कितना दोस्तों? 75% दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 76। भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य की क्षितिज की ओर आभासी गति के कारण डैश उत्तरी मैदान के ऊपर स्थिति को कहते हैं दोस्तों। तो क्या कहते हैं? तो दोस्तों हम लोग मानसून गर्त कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मानसून गर्त। फिर से देखिए, भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण मानसूनी गर्त के उत्तरी मैदान के ऊपर शिथिल हो जाता है दोस्तों। क्या होता है? शिथिल हो जाता है। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवन उत्तर से मैदान से हट जाती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, डैश एक सक्रिय पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल की अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती है। हाँ, इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम लोग जेट धारा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जेट धारा। फिर से देखिए, जेट धारा एक सक्रिय पट्टी में स्थित क्षोभमंडल में अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं होती है। इसकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दी में 124 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, विरासत का अधिकार किस ओर ले जाता है? विरासत का अधिकार दोस्तों आपका भूमि की विभाजन की ओर ले जाएगा। किस ओर दोस्तों विरासत का अधिकार ले जाता है? भूमि को विभाजन की दोस्तों, क्योंकि आपका एक बेटा हुआ, फिर आपका 2 बेटा होगा, उसमें बढ़ते जाएगा भूमि दोस्तों, जमीन बढ़ते चल जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन 79 देखिए, चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल डैश है दोस्तों। तो गन्ना है। प्राथमिक कच्चा माल कौन सा है? गन्ना दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। निम्न में कौन सा जल डमरू मध्य अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है दोस्तों? कौन सा जल डमरू मध्य जो है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर जोड़ता है? तो आप लोग जानते हैं मलक्का जल डमरू मध्य दोस्तों। मलक्का नहीं होगा दोस्तों, आपका मेगलन जल डमरू मध्य। क्या होगा? मेगलन जल डमरू मध्य होगा, मेगलन दोस्तों।
देखिए मेगलन डमरू मध्य जो है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर जोड़ती है, और जलडमरू दो भिन्न जल राशियों को जोड़ती है जो दो स्थल खंडों से अलग होती है। एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग बेरिंग जलडमरू मध्य से द्वारा होता है। यूरोप को अफ्रीका से जोड़ता है। जिब्राल्टर जल संधि जोड़ता है यूरोप को अफ्रीका से। भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि, भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा पाक जल संधि है दोस्तों। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करता है। मलक्का जल संधि जो दोस्तों इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करता है। यह जल संधि हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जहाँ डिस्कशन करने को होगा वहाँ करेंगे दोस्तों, जो हल्का होगा उसे खींच लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। कौन सा भारतीय वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का आवास है दोस्तों। कौन सा भारतीय वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का आवास है, गिर है दोस्तों। कहाँ पड़ता है, गुजरात में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए। कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है दोस्तों। तो पूर्वी तट पर जो आपका स्थित नहीं है तो कांडला दोस्तों, कांडला जो है दोस्तों ये पूर्वी तट पर नहीं है दोस्तों, ये आपका गुजरात में है दोस्तों, ये पश्चिमी तट पे है। तूतीकोरिन आपका तमिलनाडु में है दोस्तों, पारादीप आपका उड़ीसा में दोस्तों, ये सब आपका पूर्वी तट पे है दोस्तों। यहाँ पूछा कौन नहीं था, आपका कांडला नहीं था। चलिए हम लोग 83 देखते हैं। किस स्थानीय पवन को डॉक्टर विंड कहते हैं, तो सिरक्को को दोस्तों। किसे कहते हैं, सिरक्को को डॉक्टर विंड भी कहते हैं। किस पवन को, तो सिरक्को को दोस्तों। चलिए हम लोग, सॉरी दोस्तों गलत बता दिया गया, बोला गया किस स्थानीय पवन को डॉक्टर विंड कहा जाता है, तो हरमट्टन को दोस्तों। किसे कहते हैं, हरमट्टन को स्थानीय पवन को डॉक्टर विंड के नाम से, पिंड नहीं दोस्तों, विंड के नाम से जानते हैं। हरमट्टन सहारा रेगिस्तान में उत्तरी पूर्वी एवं पूर्वी दिशा में दक्षिण पश्चिम में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है दोस्तों। हरमट्टन अफ्रीका के पश्चिमी तट के उष्ण एवं आर्द्र स्थितियों में शुष्कता लाती है, जिससे मौसम सुहावना और स्वास्थ्यप्रद हो जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। कौन पर्वत खंड, तो खंड भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है दोस्तों, तो पटकोई बूम दोस्तों। कौन सी बनाती है, पटकोई बूम दोस्तों। भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है तो पटकोई बूम दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। भारत के निम्न में से किस स्थल को काला पानी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। काला पानी के नाम से दोस्तों आपका अंडमान द्वीप को जाना जाता है। किसको दोस्तों, अंडमान द्वीप को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए। इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं, तो आपका दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया आता है दोस्तों। फिर आपका दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और हिंद महासागर भी आता है, आपका एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों। हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलिया ये भी आता है दोस्तों, आपका इसमें एक से अधिक होगा दोस्तों। क्योंकि देखिए पृथ्वी के 7 बृहद प्लेटों की कई अन्य गौण प्लेटें भी बनी है दोस्तों। 7 बृहद प्लेट में आपका इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है, और फिर अफ्रीकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट और प्रशांत सागरीय प्लेट दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है, स्थानीय तौर पर डैश के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसे हम लोग जानते हैं दोस्तों किस नाम से, शीत नहीं दोस्तों, शीत वर्षा तो नहीं, क्या बोला गया, फिर से पढ़िए क्वेश्चन को पहले। मानसून पूर्व वर्षा जो मानसून से पहले जो वर्षा केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक सामान्य घटना है, वो स्थानीय तौर पर आम्र वर्षा के नाम से, किस नाम से, आम्र वर्षा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए। 88 में दोस्तों कौन सा शहर डेट्राइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसे चेन्नई को जानते हैं। किसे दोस्तों, चेन्नई को। फिर से देखिए, भारत का कौन सा शहर जो है डेट्राइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से, चेन्नई को दोस्तों। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें जानने की कोशिश करते हैं। डेट्राइट शहर दोस्तों ऑटोमोबाइल के लिए विख्यात है, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई को कहते हैं, वित्तीय मतलब इकोनॉमिक राजधानी दोस्तों मुंबई को, भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है, गुलाबी शहर जयपुर को कहते हैं, अंतरिक्ष शहर बेंगलुरु को कहते हैं, इलेक्ट्रॉन नगरी बेंगलुरु को कहते हैं दोस्तों, इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में बोला जा रहा है दोस्तों, 89 में बोला जा रहा है कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों।
तो कर्क रेखा को जो 2 बार काटती है वो आपका दोस्तों माही नदी है। कौन सी है दोस्तों, आप लोग दिमाग पे जोड़ दीजिए, माही है दोस्तों। कर्क रेखा को काटने वाली जो 2 बार काटती है ये माही नदी है, और इसमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि कांगो जो है दोस्तों आपका, कांगो नदी अफ्रीका महादेश की नदी है। यह नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कांगो जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और देखिए नील नदी भी अफ्रीका महाद्वीप की नदी है। यह भी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा को दोनों संबंधित है। और लिम्पोपो जो दिया गया ऑप्शन में, लिम्पोपो दोस्तों ये आपका अफ्रीका महाद्वीप की नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो मकर रेखा को काटती है। अब बरमेजो नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की नदी है जो मकर रेखा को 3 बार काटती है। बरमेजो नदी जो है मकर रेखा को 3 बार काटती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, रायसीना हिल कहाँ से, तो वह स्थान जहाँ जम्मू कश्मीर के डोगरो शासकों ने जम्मू में अपना किला बनाया था दोस्तों। नहीं दोस्तों, ये आपका नहीं होगा, आपका सी होगा। राष्ट्रीय भवन वाले स्थान को हम रायसीना हिल्स के नाम से, तो किसको दोस्तों, राष्ट्रीय भवन वाले स्थान पर स्थित जो है उसे हम लोग रायसीना हिल्स के नाम से जाने जाते हैं। देखिए 23 जनवरी 1931 को पहली बार वायसराय लॉर्ड इरविन यहाँ रहने आए थे। राष्ट्रीय भवन के लिए रायसीना के 300 परिवारों को जमीनों का अधिग्रहण किया गया था दोस्तों। 300 परिवारों की जमीनों का अधिग्रहण किया गया था। एडविन लुटियंस राष्ट्रीय भवन का मुख्य वास्तुकार थे और राष्ट्रीय भवन में 340 कमरे हैं दोस्तों। राष्ट्रीय भवन के प्रांगण में अमृत गार्डन अवस्थित है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है दोस्तों, यांत्रिक अपक्षय में शामिल है, तो चट्टान और भौतिक हुए छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना दोस्तों। यांत्रिक अपक्षय वही ना होगा दोस्तों, चट्टान को तोड़ के छोटे छोटे पार्ट में अलग कर देंगे, उसे हम लोग यांत्रिक अपक्षय कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, हवा से उड़ने वाली तलहट चिकनी मिट्टी के जमाव के बिना उपजाऊ मैदान कहलाता है। तो हवा में उड़ने वाले तलहट और चिकनी मिट्टी के जमाव से बना उपजाऊ मैदान कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाएगा, लोयस मैदान। क्या कहलाएगा दोस्तों, लोयस मैदान। आपका लोयस मैदान सबसे अधिक कहाँ है दोस्तों, तो चीन में। ये भी ध्यान रखिए, कहाँ पे, चीन में सबसे ज़्यादा है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी धारा को क्या कहते हैं दोस्तों, चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी धारा को हम लोग क्या कहेंगे, तो दोस्तों हम्बोल्ट धारा कहेंगे। क्या कहेंगे, हम्बोल्ट धारा। चिली और पेरू पर बहने वाली हवा को कहेंगे दोस्तों। हम्बोल्ट जलधारा जो है दोस्तों ये प्रशांत महासागर की जलधारा है। यह जलधारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण उत्तर दिशा में बहती है। अंगुआस जलधारा जो है दोस्तों ये हिंद महासागर की गर्म जलधारा है दोस्तों। और फिर एल नीनो जो है दोस्तों ये स्पेनिश शब्द लिटिल बॉय क्राइस्ट चाइल्ड के रूप में किया गया है एल नीनो का दोस्तों। एल नीनो जलधारा पूर्वी प्रशांत महासागर की सतह के पानी को असमान रूप से गर्म करता है एल नीनो दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, वलित पर्वतों के बारे में कौन सा कथन सही है। वे संपीड़न विवर्तनिक बलों के प्रभाव में बनते हैं। वलित पर्वतों में गहरी घाटियों में पिरामिडनुमा शिखर बनते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में आग्नेय अपसादी एवं कायंती चट्टानें पाई जाती है। तो पर्वतीय क्षेत्र आग्नेय और अपसादी कायंती चट्टान। आपका 3 तो कन्फर्म सही है दोस्तों, ये तो आप 100% जान लीजिए। फिर आपका 2 भी सही है दोस्तों। वलित पर्वत को गहरी घाटियों और पिरामिडनुमा शिखर बनते हैं। आपका 1 से अधिक हो जाएगा दोस्तों। ये संपीड़न विवर्तनिक बलों के प्रभाव में बनते हैं। आपका 1 से अधिक दोस्तों हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, दक्षिण अफ्रीका देश की सीमा निम्न किस देशों से मिलती है दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका नामीबिया और दोस्तों बोत्सवाना से मिलती है। दक्षिण अफ्रीका देश की सीमा जो किन देशों से लगती है, नामीबिया और बोत्सवाना से दोस्तों, नामीबिया बोत्सवाना से। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन प्रणाली को कहते हैं। उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की चलने वाली पवन प्रणाली को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं दोस्तों, सिरक्को कहते हैं। उत्तरी अफ्रीका सहारा रेगिस्तान से जो चलती है भूमध्य सागर की ओर पवन दोस्तों, उसे हम लोग सिरक्को के नाम से जानते हैं। सिरक्को हवा बालू के कणों से युक्त होती है तथा सागर से नमी धारण करने के बाद इटली में वर्षा कराती है। इस वर्षा का रंग बालू रंग के कारण बालू कण के कारण लाल हो जाती है। इस कारण इसे रक्त की वर्षा भी कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल वाष्प तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे बर्फ में बदल जाती है, क्या कहलाती है दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं
इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं संघनन प्रक्रिया वाष्प के विपरीत होती है दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल वाष्प तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे बर्फ में बदलती है। उत्पादन कहते हैं दोस्तों, उत्पादन तो दिया ही गया है दोस्तों। चलिए हम लोग तो फिर से देखते हैं, जो उस वाष्प को ठंडा करने के वह बिना द्रव के रूप में परिवर्तित हुए सीधे ठोस के मूल अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, उसका उदाहरण अमोनिया क्लोराइड होगा दोस्तों। क्या होगा? अमोनिया क्लोराइड, आयोडीन और कपूर होगा दोस्तों। सीधे बर्फ में बदल जाती है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 98। देखिए, किस जीव का पोषी स्तर संदर्भित है दोस्तों? खाद्य श्रृंखला, फूड वेब, उसकी स्थिति है दोस्तों। किस जीव का पोषी स्तर संदर्भित करता है? तो खाद्य श्रृंखला में, फूड वेब में इसकी स्थिति है दोस्तों। देखिए, जैसे खाद्य श्रृंखला विभिन्न चरणों में पोषी स्तर होते हैं। प्रथम पोषी स्तर घास होता है, घास को उत्पादक कहा जाता है। द्वितीय पोषी स्तर को उत्पादक को खाने के प्रयोग करता है। प्रथम उपभोक्ता कहलाता है। इस वर्ग समूह में शाकाहारी आते हैं। द्वितीय उपभोक्ता जो प्रथम उपभोक्ता को खाते हैं, यह तृतीय पोषी कहलाते हैं। जैसे मांसाहारी जो शाकाहारी को खाते हैं। चौथा पोषी स्तर तो वह मांसाहारी है जो अन्य मांसाहारी को खाते हैं। तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कौन सा कथन लेपिज को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? लेपिज को दोस्तों, तो लेपिज को सर्वोत्तम तरीके से जो परिभाषित करेगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा तेज शिखर, ऊंचे लकीरों के साथ अनियमित सतह दोस्तों। क्या होगा? तेज शिखर। कौन सा कथन लेपिज को सर्वोत्तम से परिभाषित करता है? तेज शिखर, खांचे और लकीर के साथ एक अनियमित सतह दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 देखें दोस्तों। परवाल भित्तियां के विकास के लिए आदर्श गहराई दोस्तों 200 से 300 के बीच होती है। कितना दोस्तों? 200 से 300 के बीच। प्रवास भित्तियों के विकास के लिए आदर्श गहराई 200 से 300 फीट दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है? संसाधन का अर्थ होता है दोस्तों पर्यावरण, प्रकृति के तत्व, धन और वित्तीय संपत्ति, व्यक्तियों के पास कौशल और ज्ञान दोस्तों। तो आपका एक से अधिक होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कौन सा शीतोष्ण घास के मैदान की जलवायु का सबसे अच्छा वर्णन करता है दोस्तों? शीतोष्ण घास के मैदान को जलवायु का सबसे अच्छा वर्णन करता है दोस्तों। ये हो जाएगा आपका दोस्तों, शीतोष्ण घास के मैदान में घास के मैदान क्षेत्र स्थित है और शीतोष्ण घास कटिबंधीय घास का विस्तार गोलार्ध में 23.5 डिग्री 66 डिग्री अक्षांश के मध्य होता है दोस्तों। इसे हम लोग शीत कटिबंध कहेंगे दोस्तों, जो किसी में नहीं दिया होगा, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। चलिए कुछ घास के हम लोग उस शीत कटिबंधीय घास भूमि और अवस्थिति जानते हैं दोस्तों। पंपास दोस्तों, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील में पंपास बोला जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को दोस्तों। अब बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में बोलते हैं। कैंटरबरी दोस्तों न्यूजीलैंड में बोलते हैं। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। स्टेपी पूर्वी यूरोप एवं मध्य एशिया में दोस्तों। स्टेपी बोलते हैं पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास को, पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया। अब पेरी को उत्तरी अमेरिका में बोलते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास है ये सब दोस्तों। पुस्ताज हंगरी को कहते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 103 देखिए। कौन सी चट्टान अंतर्भेदी आग्नेय सेल की रचना है दोस्तों? ये आपका एक से अधिक होगा दोस्तों। लिकोलिथ भी है और आपका बेथोलिथ भी है दोस्तों। दो भागों में बांटा गया है, बल्लभेदी आग्नेय और अंतर्भेदी आग्नेय दोस्तों। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। ग्रेनाइट अंतर्भेदी आग्नेय सेल का उदाहरण दोस्तों। ज्वालामुखी घटना के दौरान लाल द्रवित मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकल कर सतह पर आता है, तो उससे ठंडा होकर ठोस बन जाता है, उसे हम लोग बहिर्वेदी चट्टान कहते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। बेसाल चट्टान का उदाहरण दोस्तों आपका ढक्कन का पठार बेसाल सेलों से निर्मित पठार है दोस्तों। आग्नेय सेल मूल सेल प्राथमिक सेल है दोस्तों आग्नेय सेल। अधिकांश खनिज और धातुओं का स्रोत आग्नेय सेल में दोस्तों। अधिकांश खनिज और धातुओं का स्रोत कौन है? आग्नेय सेल में। पृथ्वी का अधिक भागों पर आवरण अपसारी चट्टानों का, पृथ्वी के सबसे अधिक भागों पर आवरण अपसारी चट्टानों का है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड शुरुआत कब हुआ दोस्तों? 1970 में वर्गीस कुरियन के थे। कौन के थे? वर्गीस कुरियन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ते हैं।
दंडकारण्य पठार का विस्तार कहाँ पे है दोस्तों? दंडकारण्य पठार का विस्तार आपका दोस्तों ये महाराष्ट्र में भी है दोस्तों, और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा एक से अधिक होगा इसमें दोस्तों। देखिए दंडकारण्य पठार का जो स्थान है दोस्तों उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है। उड़ीसा भी हो गया आपका, इधर देखिए छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के कुछ विस्तृत भागों में विस्तृत है दोस्तों दंडकारण्य पठार दोस्तों, मध्यवर्ती भाग में स्थित है ये दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, किसी प्रजाति के विलुप्त होने का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? प्राकृतिक आवास का विनाश, जंगल की या शिकार। आपका हो जाएगा दोस्तों ये प्राकृतिक के कुछ प्रजाति जो विलुप्त होने का प्रमुख कारण प्राकृतिक आवास का विनाश। तो प्राकृतिक आवास का विनाश करने के कारण ही हो रहा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, पश्चिम बंगाल के साथ बिहार कितने जिले सीमा साझा करते हैं दोस्तों? बिहार जो है 3 जिलों की सीमा साझा करती है पश्चिम बंगाल के साथ दोस्तों। और वो कौन कौन जिला है वो भी आप लोग जानने की कोशिश कीजिए। किशनगंज है, पूर्णिया है, कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार 3 जिला यही है जो पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, 108 में बोला जा रहा है दोस्तों कि 0 डिग्री अक्षांश 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है? दोस्तों ये आपका अटलांटिक महासागर में। कहाँ पे दोस्तों? अटलांटिक महासागर में स्थित है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 109 देखते हैं, कौन सा सही है? तो देखिए पृथ्वी का आंतरिक कोर लोहे और निकेल का होता है। सही है दोस्तों। पृथ्वी का आंतरिक कोर ठोस अवस्था में, ये भी सही है। पृथ्वी के भीतरी भाग बाहरी भाग को तुलना अधिक गहराई है दोस्तों। आपका 1 से अधिक होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, 110 में बोला पृथ्वी पर निम्नलिखित में कौन सा आकृति विवर्तनीय गति से बनी हुई है? पृथ्वी पर कौन सी आकृति जो है विवर्तनीय गति से बनी है? तो दोस्तों ये आपका ज्वालामुखी पर्वत है दोस्तों, भ्रंश बलन है और खाई दोस्तों। आपका 1 से अधिक होगा दोस्तों। देखिए भूविज्ञान की शुरुआत क्रेप्टन, भूकंप, ज्वालामुखी आदि क्षेत्र विकास के अध्ययन से विवर्तनीय के कारण दोस्तों। कौन कौन? क्रेप्टन हो जाएगा, भूकंप हो जाएगा, फिर आपका ज्वालामुखी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए हम लोग अब 40 क्वेश्चन ज्योग्राफी का देखेंगे, राज्य व्यवस्था का देखेंगे दोस्तों। 40 क्वेश्चन को हम लोग किसका देखेंगे? तो हम लोग पॉलिटी का देखेंगे दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डैश के द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है दोस्तों संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के द्वारा किया जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में हम लोग आगे देखते हैं। 72 में क्या 12 में क्या बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान के मूल लेख डैश अनुच्छेद थे दोस्तों। तो 395 अनुच्छेद थे जिसमें भारतीय संविधान का वर्णन किया गया था दोस्तों। चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता दोस्तों। तो 20-21 को छोड़ के दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है? अनुच्छेद 21 दोस्तों। कौन करता है? अनुच्छेद आपका 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन करता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 115 में देखेंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्रिजो टिटो थे दोस्तों, गुलाम अब्दुल नासिर और सुकर्नो भी थे दोस्तों। अब बामे एंड कुन्ना आपका 1 से अधिक हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे बोला जा रहा है 116 में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की बात करता है दोस्तों? अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की बात आपका अनुच्छेद 324 करता है। कौन करता है? अनुच्छेद 324 दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। भारतीय संविधान के राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को डैश संविधान से लिया गया दोस्तों। तो राष्ट्रपति के चुनाव की विधि जो लिया गया ये आपका लिया गया दोस्तों आयरलैंड से लिया। कहाँ से? आयरलैंड से। राष्ट्रीय चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से? आयरलैंड से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम लोग 118 देखते हैं। 118 में बोला गया भारतीय संविधान का निम्न में कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यकारिणी से संबंधित है दोस्तों? राज्य की कार्यकारिणी से जो संबंधित है 153 से 167 दोस्तों। कौन है? 153 से 167 दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
ये भाग 6 में दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा, संविधान के भाग 6 में ये दिया गया राज्य में दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय डैश के लिए डैश के एक निर्णय पारित किया है जिसमें से वे 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया है। ऐसा करना निरस्त किया गया कब दोस्तों? 2017 में। कब किया गया? 2017 में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन हम लोग आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 120 में बोला जा रहा है कि ऑन लिबर्टी किसकी रचना? ऑन लिबर्टी दोस्तों ये रचना है आपका इमैनुअल जॉन स्टुअर्ट मिल की दोस्तों। किसका? जॉन स्टुअर्ट मिल की ऑन लिबर्टी पुस्तक है। किसकी है दोस्तों? ऑन लिबर्टी किसकी पुस्तक है? तो जॉन स्टुअर्ट मिल की। जॉन स्टुअर्ट मिल की ऑन लिबर्टी, जॉन स्टुअर्ट मिल की दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आगे में देखिए क्या दिया गया है कि 121 में कि भारतीय संविधान में मूल रूप से अंतिम अनुच्छेद को संख्या डैश दी गई है दोस्तों। तो ये 395 अनुच्छेद मूल रूप से दिया गया दोस्तों, यहाँ पे पकड़िएगा आप लोग। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 में बोला जा रहा है स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। ये कब बने थे? तो 11 दिसंबर 1946 को बने थे दोस्तों। निर्विरोध अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताएं दोस्तों। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का नाम जो था वो जीवी मौलांकर था दोस्तों। गणेश वासुदेव मौलांकर उन्हें बोलते थे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? रिपब्लिक पुस्तक आपका कौन लिखे थे? तो दोस्तों प्लेटो लिखे थे। द रिपब्लिक किसकी पुस्तक है? प्लेटो को दोस्तों। ग्रीस के महान प्राचीन दार्शनिक सुकरात के शिष्य थे दोस्तों। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में सुकरात के नाम से एक चरित्र गढ़ा और उसके माध्यम से इस सवाल को जांच पड़ताल की कि न्याय क्या है। द रिपब्लिक पुस्तक सुकरात और सेफल्स के बीच संवाद से प्रारंभ होती है। सुकरात, प्लेटो तथा अरस्तु प्राचीन काल के ग्रीस यूनान दार्शनिक थे दोस्तों। सुकरात के शिष्य प्लेटो थे। प्लेटो के शिष्य अरस्तु थे दोस्तों। अरस्तु को सिकंदर ने अपना गुरु और प्रधानमंत्री बनाया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 125 देखिए, संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया जाता है? अनुच्छेद 112 दोस्तों। ये हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य दोनों संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की डैश अवधारणा का प्रावधान करता है दोस्तों। देखिए तो फिर से पढ़िए, भारतीय संविधान के केंद्र और राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन डैश की संरचना का प्रावधान करता है। तो दोस्तों सिंगल सिस्टम मतलब एकल प्रणाली, सॉरी दोस्तों गलत बोल दिया, फेडरल संघीय होगा दोस्तों। क्या होगा आपका? फेडरल दोस्तों, संघीय होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 127 देखिए, 127 बोला जा रहा है मार्शल योजना किससे संबंधित निम्न से क्या है? तो दोस्तों मार्शल योजना से संबंधित निम्न से क्या है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन हेतु अमेरिका की सहायता दोस्तों। क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप अर्थव्यवस्था में पुनर्गठन हेतु अमेरिका की सहायता था दोस्तों, मार्शल योजना उसे ही बोलते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 में क्या बोला जा रहा है? जिला और सत्र न्यायाधीश सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं दोस्तों। तो किनके? तो राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन दोस्तों। राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन सीधे कार्य करते हैं ये लोग। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन संबंधी प्रावधान किया गया दोस्तों? ये आपका किया गया है अनुच्छेद 243 में दोस्तों। किसमें? अनुच्छेद 243 में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे में क्या देखेंगे? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे में 130 देखेंगे दोस्तों कि भारतीय संविधान में मसौदा तैयार करने के लिए कुल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था। कितना दोस्तों? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन दोस्तों। पूछा भी गया है ये क्वेश्चन दोस्तों आपका। 131 देखिए, जॉर्ज ऑरवेल कौन सी किताब लिखी थी? जॉर्ज ऑरवेल लिखी थी दोस्तों द सोशल नहीं दोस्तों, आपका जॉर्ज ऑरवेल जो लिखे थे वो एनिमल फॉर्म। कौन लिखे थे? एनिमल फॉर्म दोस्तों। जॉर्ज ऑरवेल की पुस्तक है। द रिपब्लिक जो है दोस्तों ये प्लेटो की पुस्तक है। प्लेटो ने दोस्तों स्टेटमेंट्स, द लॉज, योग, सिंपोजियम आदि पुस्तकों को भी लिखे थे दोस्तों। अरस्तु द्वारा लिखी गई पुस्तक द पॉलिटिक्स दोस्तों कौन लिखे थे? तो अरस्तु द्वारा लिखा गया है।
नीति शास्त्र भी आपका अरस्तू द्वारा लिखा गया है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 132 देखिए दोस्तों, राज व्यवस्था पर सभी भारतीय लेखकों ने हॉब्स के सबसे निकट किसे माना था? राज व्यवस्था पर सभी भारतीय लेखकों में से हॉब्स के सबसे निकट किसे माना था दोस्तों? ये माना गया था कौटिल्य को दोस्तों। किसे माना गया था निकट, सबसे निकट दोस्तों? कौटिल्य को। किसे? कौटिल्य को दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, डाइस ने पवित्र कानून की तुलना राज के कानून पर अधिक जोर दिया था दोस्तों। तो ये कौन था दोस्तों? तो कौटिल्य ने पवित्र कानून की तुलना राज के कानून पर अधिक जोर दिया था। कौन दोस्तों? आपका कौटिल्य दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए, 134 में बोला गया है साथियों, 134 में बोला गया अरस्तु के गुरु कौन थे? अरस्तु के गुरु दोस्तों कौन थे? तो प्लेटो थे दोस्तों। अरस्तु के गुरु कौन थे दोस्तों? गुरु सुकरात थे। सॉरी दोस्तों, प्लेटो नहीं थे, गुरु सुकरात थे। सुकरात थे दोस्तों। प्लेटो के शिष्य थे आपका अरस्तु। प्लेटो किसके शिष्य थे? अरस्तु के दोस्तों। अरस्तु के शिष्य प्लेटो थे दोस्तों। चलिए, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ग्रीक की गुरु शिष्य परंपरा के उत्कृष्ट उदाहरण। सुकरात ने नैतिकता पर बल दिया दोस्तों। प्लेटो आदर्शवाद का जनक, यूनानी दार्शनिक और राजनीति का चिंतक है दोस्तों। एम.जी. रेनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, विनोबा भावे का गुरु शिष्य परंपरा उत्कृष्ट परंपरा है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। संप्रभु राष्ट्र राज्य व्यवस्था क्या है दोस्तों? एक राजनीतिक प्रणाली जिसमें राज्य सर्वोच्च प्राधिकरण और उनका क्षेत्र लोगों के विशेष नियंत्रण। एक आर्थिक प्रणाली जिसमें सरकारें उत्पादन और वितरण के सभी पहलुओं को नियंत्रण करती है। एक सामाजिक व्यवस्था जिसमें व्यक्तियों को सरकार के हस्तक्षेप के बिना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की स्वतंत्रता होती है। तो आपका इनमें से ये होगा दोस्तों, इनमें से ए मतलब संपूर्ण राष्ट्र राज व्यवस्था का क्या है? तो एक राजनीतिक प्रणाली जिसमें राजा सर्वोच्च प्राधिकरण है और उनका क्षेत्र लोगों को विशेष नियंत्रण, उनका क्षेत्र और लोगों पर विशेष नियंत्रण दोस्तों, उसे संप्रभु राष्ट्र व्यवस्था कहते हैं दोस्तों हम लोग। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए, इस सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? कि प्रत्येक राष्ट्र राज्य को बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप के बिना खुद को नियंत्रित करने का अधिकार है। ये दोस्तों आपका है इसका दोस्तों, तो संप्रभुता शब्द का दोस्तों, इसमें से दिया ही नहीं गया दोस्तों, आपका ई होगा। संप्रभुता शब्द है कि यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक राष्ट्र राज्य को बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप के बिना खुद को नियंत्रित करने का अधिकार है। संप्रभुता में दिया गया दोस्तों, इनमें से आपका कोई भी नहीं है दोस्तों, इसलिए आपका ई होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु वह हर जगह बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। यह किनका कथन है दोस्तों? ये रूसो का है। किनका है दोस्तों? रूसो का है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। 138 में बोला जा रहा है दोस्तों आपका, कौन सा राष्ट्रीय सुरक्षा हित के लिए निर्णय का उदाहरण है दोस्तों? कौन सा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किए गए निर्णय का उदाहरण है दोस्तों? तो विलासिता की वस्तुओं पर कर बढ़ाना, सख्त अप्रवासी नीतियों को लागू करना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को निवेश करना। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में पूछ रहा था कौन सा निर्णय है दोस्तों? तो आपका ये होगा दोस्तों, सख्त अप्रवासी नीतियों पर कड़ा कानून लगाना दोस्तों। तभी तो आप राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में निर्णय अच्छे उदाहरण दे सकते हैं। ये सब तो दूसरा चीज़ है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे में बोला जा रहा है, देखिए आगे आपका दोस्तों 139 है, कौन सा राष्ट्रीय हित शब्द का सबसे अच्छा वर्णन दोस्तों? राष्ट्रीय हित का सबसे अच्छा वर्णन है कि एक विशिष्ट राजनीतिक दल और लक्ष्य उद्देश्य, ये किसी देश के भीतर नागरिकों को व्यक्तिगत हित, राष्ट्र राज्य के आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्य। तो क्या बोला गया? राष्ट्रीय हित में दोस्तों, तो आपका हो जाएगा ये सी दोस्तों। राष्ट्र जो है, राष्ट्र राज्य के आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्य राष्ट्रीय हित शब्द का अच्छा वर्णन कर रहा है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कौन सा सिद्धांत तर्क देता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजकता की स्थिति की विशेषता है जहां राज्य प्राथमिक अभिनेता है और अपनी शक्ति और सुरक्षा को अधिकतम करना चाहता है। तो ये दोस्तों आपका क्या होगा?
तो दोस्तों ये यथार्थवाद होगा। फिर से इसको एक बार पढ़ा जाए दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कौन सा सिद्धांत है, सिद्धांत तर्क देता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजकता की स्थिति की विशेषता है, जहां राज्य प्राथमिक अभिनेता है और अपनी शक्ति और सुरक्षा को अधिकतम करना चाहता है। यह यथार्थवाद का स्टेटमेंट है। किनका है दोस्तों? यथार्थवाद का। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 141 देखिए। किस राजनीतिक दार्शनिक ने संप्रभुता की अवधारणा को खारिज कर दिया था दोस्तों? ये कौन किए थे? तो दोस्तों हेराल्ड जे लॉस्की। दोस्तों किस राजनीतिक दार्शनिक ने संप्रभुता की अवधारणा को खारिज कर दिया? तो लॉस्की। दोस्तों कौन से? लॉस्की। चलते हम लोग आगे आपका 142 है दोस्तों। 142 की समान इच्छा का सिद्धांत। समान इच्छा का सिद्धांत का प्रतिपादन इनमें से किसने किया दोस्तों? समान इच्छा का सिद्धांत का प्रतिपादन आपका लॉक के रूसो के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? समान इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? रूसो के द्वारा। किसके द्वारा? रूसो के द्वारा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधि की शुरुआत इसके द्वारा की गई थी दोस्तों? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत दोस्तों, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, भारत परिषद अधिनियम 1900 दोस्तों आपका माले मिल्टो सुधार 1919 में होगा दोस्तों। पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत माले मिल्टो सुधार 1919 में दोस्तों। कब किया गया था? 1909 में दोस्तों। 1909 में दोस्तों। भारत संविधान अधिनियम 1919 में सांप्रदायिकता का विस्तार दिया गया। सांप्रदायिकता का दोस्तों यहाँ पूछा गया पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधि की शुरुआत तो आपका माले मिल्टो सुधार 1909 में होगा दोस्तों। माले मिल्टो सुधार 1909 दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 144 देखिए। कौन सा कारक भारत की सांप्रदायिकता के लिए उत्तरदायी है दोस्तों? तो है दोस्तों अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति दोस्तों। विभाजनकारी रणनीति, तुष्टिकरण की रणनीति दोस्तों। तो आपका एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों। इसमें क्या होगा? एक से अधिक दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोगों को क्या है दोस्तों? आगे देखिए 145 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रशासनिक और केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण करता है दोस्तों? तो ये किसका करता है? तो दोस्तों ये आपका लद्दाख का भी किया दोस्तों और जम्मू कश्मीर का भी किया। किसका किया? लद्दाख और जम्मू कश्मीर का दोस्तों। देखिए केंद्र शासित प्रदेश जो बना था वो भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नाम से 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दोस्तों। इसलिए आपका एक से अधिक इसमें होगा दोस्तों। चलिए हम लोग 146 देखते हैं। विदेश नीति का निर्धारक कौन है? तो मानवाधिकार, तकनीकी प्रगति और पर्यावरण संबंधी चिंताएं दोस्तों। नहीं दोस्तों, विदेश नीति के निर्धारण क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय हित, सैन्य क्षमताएं और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन दोस्तों। तो आपका क्या होगा? आपका यही होगा दोस्तों, क्योंकि आर्थिक हित, सैन्य क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन दोस्तों विदेश नीति का निर्धारण का है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे में देखेंगे 147 दोस्तों। 147 बोला जा रहा है भारत सरकार ने किसकी पहचान के मानदंड निर्धारित करने के लिए कार्रवाई। देखिए भारत सरकार ने किसकी पहचान के मानदंड निर्धारित करने के लिए कालेकर आयोग की नियुक्ति की दोस्तों? तो ये आर्थिक रूप से पिछड़ी, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को दोस्तों किसके लिए किए थे दोस्तों? आप लोग जान रहे हैं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए दोस्तों। आपका बी होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन आगे में क्या है दोस्तों? आगे चलिए देख लेते हैं हम लोग। अंतिम है क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों 148 की। रजनी कोठारी द्वारा अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में दिया गया मुख्य तर्क क्या है दोस्तों? इसमें जो मुख्य तर्क है, जाति संगठनों के ब्याज एकत्रीकरण के माध्यम से लोकतांत्रिक राजनीति को आगे बढ़ाने में मदद। जाति संगठनों में लोकतांत्रिक राजनीति की प्रगति में बाधा डालती है। जाति की पारंपरिक संस्था का आधुनिक लोकतांत्रिक राजनीति में कोई स्थान नहीं है। तो आपका दोस्तों ये है दोस्तों, क्या है ये दोस्तों? जाति संगठनों ने ब्याज एकत्रीकरण के माध्यम से लोकतांत्रिक राजनीति में आगे बढ़ाने की मदद की है दोस्तों। सही बात है दोस्तों। जो पिछड़े थे उसको बराबरी में लाने के लिए आरक्षण दिया जाता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 149 देखिए, मंडल आयोग आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग आयोग के रूप में जाना जाता है। मंडल आयोग को आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को दोस्तों। कौन सा? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 आपका देखिए, राजनीतिक दलों का गठन और चुनाव के दौरान जातीय आधार पर टिकटों का आवंटन क्या दर्शाता है? तो दोस्तों ये आपका जातिवाद दर्शाता है। क्या दर्शाता है? जातिवाद दोस्तों। फिर से देखिए, राजनीतिक दलों का गठन और चुनाव के दौरान जातीय आधार पर टिकटों का आवंटन क्या दर्शाता है? जातिवाद दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ सेट दोस्तों। आप लोग जरूर से जरूर इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा दोस्तों।